नमस्कार आप सभी को। इस वीडियो में आज मैं बताऊंगा आपको भारतीय साक्ष्य अधिनियम में सेक्शन 7। जो ये सेक्शन 7 है ये यहाँ पर सिंपली यही बता रहा है जो फैक्ट है वो नेसेसरी है। कब? जब वो एक्सप्लेन कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कोई रेलिवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इशू को। अगर वहां वो एक्सप्लेन कर रहे हैं या फिर इंट्रोड्यूस कर रही है, दो वर्ड यहाँ पर दिए गए हैं, तो हम उसको मान लेंगे कि वो फैक्ट नेसेसरी है, उसको हम वहां पर रेलिवेंट फैक्ट मान लेंगे। तो अब चलिए जानते हैं इसमें सेक्शन 7 क्या बता रहा है। देखिए जो आपको साइड में बेयरएक्ट लैंग्वेज दिख रही है, इस बेयरएक्ट लैंग्वेज में आपको काफी पॉइंट दिखेंगे। उसके हर एक पॉइंट को मैं आपको बारीकी से समझाने की कोशिश करूंगा और साथ में मैं आपको एग्जांपल्स भी बताऊंगा जिससे आपको अच्छे से ये सेक्शन 7 क्लियर हो। अब बेयरएक्ट लैंग्वेज में क्या बताया गया है? फैक्ट नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस। जो फैक्ट नेसेसरी है और जो वो नेसेसरी फैक्ट है वहां पर वो एक्सप्लेन कर रहे हैं या फिर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अब पहले मैं आपको एक्सप्लेन का मतलब यहां पर बता देता हूं। मान लीजिए किसी पर्सन ने मुझे सर में कोई डंडे से वार किया था, अब मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, मैं वहां पर अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं कि मुझे किसी पर्सन ने डंडे से मारा था और उस डंडे के लगने से मुझे यहां पर क्या हुआ, ग्रीवियस हर्ट हुआ है। तो मैं वहां पर एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है, इसको हम एक्सप्लेन बोलेंगे। और ये जो ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं ये एक रेलिवेंट फैक्ट है, यहां पर इसको हम यहां पर एक नेसेसरी फैक्ट मान लेंगे, ठीक है, जरूरी है फैक्ट, ये एक रेलिवेंट फैक्ट में इंक्लूड होगा। अब दूसरा वर्ड यहां पर दिया गया है इंट्रोड्यूस। ये किसी फैक्ट को इंट्रोड्यूस कर रहा है। अब जैसे कि मैं हूं, मैं कहां पर रह रहा हूं, मैं हरियाणा में रहता हूं, ठीक है, हरियाणा पानीपत डिस्ट्रिक्ट में मैं रहता हूं, ठीक है, तो मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, ये एक फैक्ट है, ये एक रेलिवेंट फैक्ट है। यहां पर ये किसी फैक्ट के इंट्रोडक्शन के बारे में बता रहे हैं यहां पर, ठीक है, जो इंट्रोड्यूस कर रहा है उस फैक्ट को। तो ये एक्सप्लेन और जो यहां पर इंट्रोड्यूस वर्ड दिया गया है इसके बारे में आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अब जो इससे नेक्स्ट वाली लाइन है, नेक्स्ट वाली लाइन यहां पर बता रही है सपोर्ट और रिबट एंड इन्फेरेंस सजेस्टेड बाय फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट। देखिए जो इन्फेरेंस हो रहा है, क्या हो रहा है, जो रिबट है और जो सपोर्ट है। अब देखिए, अब मैं इसमें अपना एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक है, सपोर्ट और रिबट में। अब मान लीजिए जो मेरे दादाजी थे, मेरे दादाजी बनाकर गए थे विल। अब उस विल में ये लिखा था कि ये जो 500 गज की प्रॉपर्टी है ये मेरे नाम होगी, ठीक है, मेरे नाम होगी 500 गज की प्रॉपर्टी। जब उनकी डेथ हो जाती है उसके अंदर 500 गज की ये फैक्ट हो गया पहला, ठीक है। और जब बाद में ये कोर्ट में आई बात और कोर्ट के डिसीजन में ये कहा गया, मतलब कि बाद में ये पता चला कि ये जो यहां पर 500 गज की प्रॉपर्टी लिखी थी, ठीक है, ये प्रॉपर्टी किससे डील करती है, किसी शॉप से, ठीक है, मतलब कि जो 500 गज की शॉप थी वहां पर 2 से 3 शॉप वहां पर बनी हुई थी, तो वह उससे डील करती थी जो विल बनाकर गए थे मेरे दादाजी। तो यहां पर वो क्या होगा, रिबट हो गया। जो पहले वाला फैक्ट था, पहले वाला फैक्ट क्या बताया था, 500 गज की जो प्रॉपर्टी है, वहां पर मैंने बताया था आपको 500 गज की प्रॉपर्टी थी, वहां पर किसी शॉप के बारे में जिक्र नहीं किया गया था, ठीक है। अब यहां पर शॉप के बारे में जिक्र किया गया है कि ये 500 गज की प्रॉपर्टी है। अब जो पहले वाला फैक्ट है वो रिबट हो गया। अब जो दूसरा फैक्ट है ना, ये यहां पर इन्फेरेंस में आ गया और ये एक सपोर्ट कर रहा है दूसरे वाले फैक्ट को, ठीक है। अब जो दूसरे फैक्ट से निकल कर आया ना ये तो, लेकिन दूसरा फैक्ट में क्या था, वहां पर 500 गज की प्रॉपर्टी कही गई थी सिर्फ, ठीक है, वो मतलब कि कोई भी हो सकती है, लेकिन वहां पर स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया हुआ था। अब दूसरे फैक्ट में आ गया कि इसके तो जो मेरे दादाजी थे उनकी 500 गज की प्रॉपर्टी थी जहां पर 2 से 3 दुकानें बनी हुई थी, ठीक है, वो उससे डील करता है वहां पर, जो कि यहां पर एक रेलिवेंट फैक्ट माने जाएंगे। और ये फैक्ट इन इशू में भी आ रहा था, ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया, ये एक रेलिवेंट फैक्ट माना जाएगा। अब इससे अगला पॉइंट क्या बता रहा है बेयरएक्ट में, विच इस्टेब्लिश द आइडेंटिटी ऑफ एनीथिंग। जो इस्टेब्लिश कर रहा है किसी की आइडेंटिटी को, किसी थिंग की आइडेंटिटी को, किसी थिंग की आइडेंटिटी को इस्टेब्लिश कर रहा है। अब यहां पर जो एनीथिंग बताया है किसी थिंग की आइडेंटिटी को, वो कोई भी चीज हो सकती है जो इसको आइडेंटिफाई कर रही है। अब इसका भी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक गन है, ठीक है, गन है, उसे जो उस गन में जो भी बुलेट यूज होती है तो वहां पर वो क्या है, वो उसी से रिलेटेड है, वो थिंग उसी से, उसकी आइडेंटिटी बताती है वो बुलेट, जो वो बुलेट यूज होती है किसी गन में जो स्पेसिफिकली उसी गन के लिए है। तो यहां पर वो एक आइडेंटिटी बताता है उस बुलेट के बारे में, ठीक है, वो बुलेट कौन सी गन में यूज होती है, ठीक है, ये एक आइडेंटिटी बताता है किसी थिंग के बारे में। अब इससे ही अगला एक पॉइंट और बताया गया है, पर्सन वॉज आइडेंटिटी। देखिए यहां पर पर्सन की बात की गई है, यहां पर थिंग की बात नहीं की गई। जहां पर पर्सन की आइडेंटिटी के बारे में बताया जा रहा है, किसी पर्सन की आइडेंटिटी के बारे में। अब किसी पर्सन की आइडेंटिटी कैसे करेंगे, देखिए
एक टेस्ट आइडेंटिफिकेशन होती है, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड, ठीक है। अब उसमें क्या होता है, जब भी कोई पर्सन कोई क्या करता है, ऑफेंस कमिट करता है, तो वहां पर उसकी टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड करवाई जाती है उस विक्टिम के सामने। वहां पर विक्टिम देखता है कि इन पर्सन में से कौन सा था जिसने मेरे साथ ये ऑफेंस कमिट किया। मान लीजिए किसी पर्सन के साथ चोरी कमिट हुई है और वहां पर वो पहचान रहा है कि इस पर्सन ने यहाँ पर चोरी की थी, ठीक है, तो उसको हम टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड बोलते हैं। तो यहां पर भी वही है, ठीक है। तो यहां पर भी सेक्शन 7 अप्लाई होगा टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड पर। यहां पर जो पर्सन आइडेंटिटी की बात की गई है और क्या एनीथिंग आइडेंटिटी, किसी थिंग की आइडेंटिटी के बारे में बात की गई है, तो यहां पर टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड के थ्रू यहां पर पता लगाया जा सकता है जो विक्टिम है, जिस विक्टिम के साथ कोई घटना घटित हुई है उसके सामने उन सभी एक्यूज्ड को लाकर या फिर किसी चीज को लाकर उसको बोला जा सकता है कि आप इसको आइडेंटिफाई कीजिए कि यही थी वो चीज, क्या यही था वो पर्सन जिसने आपके साथ ऐसा ऑफेंस कमिट किया, या जो आपके सामने ऐसा कोई ऑफेंस कमिट हुआ, तो वहां पर उसको हम टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड बोलेंगे, ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा वैसे, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में टीआईपी बोल देते हैं। तो वहां पर जो आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई किया जा रहा है तो वो एक रेलिवेंट फैक्ट है वहां पर, ठीक है। अब जो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड होती है ना, उसको हम कोरोबरेट भी कर सकते हैं किसी अदर फैक्ट से। जो केस के सर्कमस्टेंसेस होते हैं उन सर्कमस्टेंसेस को देखकर वहां पर हम कोरोबरेट कर सकते हैं उस टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड को लेकर। अब देखिए, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन जो परेड होती है ना, वो मजिस्ट्रेट के सामने होती है स्पेसिफिकली। अगर वो पुलिस वालों के सामने होगी तो वहां पर वो मतलब कि जो वहां पर वो स्टेटमेंट दे रहा है वो वहां पर उसकी वैल्यू नहीं होगी, वो कोई रेलिवेंट फैक्ट नहीं होगा, ठीक है। अब आपको पता है पुलिस वालों के सामने जो भी हम कोई अपनी बात रखते हैं, ठीक है, अब जब वो अपनी बात रख रहे हैं तो वहां पर वो मतलब कि रेलिवेंट नहीं होगी, वो जब तक कोर्ट में नहीं आ जाती बात। इसी वजह से टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड के दौरान जब भी होती है तो वो मजिस्ट्रेट के सामने ही होती है, ठीक है, मजिस्ट्रेट के सामने ही होगी वो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब ये हो गया हमारा आइडेंटिटी ऑफ पर्सन और थिंग के बारे में, ठीक है। ये एक रेलिवेंट फैक्ट इंक्लूड होगा यहाँ पर, ये एक नेसेसरी फैक्ट है। अब इससे अगला पॉइंट क्या बता रहा है, और फिक्स द टाइम और प्लेस। यहाँ पर टाइम और प्लेस की बात की गई है जो कि फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट को हैपन हुआ था जो वहां पर, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर जो रेलिवेंट फैक्ट और जो फैक्ट इन इशू है जो कि टाइम और प्लेस के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी फैक्ट नेसेसरी है फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट में। अब ये टाइम और प्लेस कैसे होगा, अब जैसे कि किसी पर्सन ने कोई ऑफेंस कमिट किया था तो वहां पर उसकी लोकेशन देखकर हम पता लगा सकते हैं, ठीक है, कि जब उसका फोन चालू था वो कहां पर था, ठीक है। अब वो वहां पर बोल रहा है पर्सन कि मैं तो वहां पर था, मैं तो बाहर गया हुआ था, तो वहां पर उसकी लोकेशन से पता लगाकर हम पता कर सकते हैं कि वो किस टाइम पर कहां पर था और किस प्लेस पर था, ठीक है, उसकी फोन की लोकेशन से। तो इस तरह से पता लगा जा सकता है कि वो कहां पर गया हुआ था। तो ये मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं टाइम एंड प्लेस का। तो ये एक फैक्ट है, ये नेसेसरी फैक्ट है हमारे रेलिवेंट फैक्ट से रिलेटेड और फैक्ट इन इशू से रिलेटेड, जहां पर इशू फैक्ट में आ रहा है, ठीक है, जहां पर रेलिवेंट फैक्ट माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। तो एक रेलिवेंट फैक्ट माना जाएगा टाइम और प्लेस से रिलेटेड भी, जिसको हम कोरोबरेट भी कर सकते हैं। जो केस के सर्कमस्टेंसेस है उससे रिलेटेड हम इसको कोरोबरेट करके हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये एक रेलिवेंट फैक्ट है यहाँ पर, ठीक है। और वैसे भी रेलिवेंट फैक्ट हो गई जो टाइम और प्लेस देखा जाता है, हर केस में ऐसा होता है, उसमें टाइम और प्लेस हमेशा मेंशन होता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट वन लाइन इसमें रह गई, ये लास्ट वन लाइन यहाँ पर क्या बता रही है, विच शो द रिलेशन ऑफ पार्टीज। अब यहाँ पर पार्टी के रिलेशन के बारे में बताया गया है। क्या यहाँ पर जो पार्टी का रिलेशन है, क्या ये फैक्ट यहाँ पर रेलिवेंट माना जाएगा? बिल्कुल माना जाएगा। अगर वहां पर जो रिलेशन बताया गया है पार्टीज का, अगर वहां पर कोई अपना वो प्रूफ दे रहे हैं। अब मैं इसको एक एग्जांपल के तौर पे बता देता हूं। मान लीजिए दो पार्टीज थी, ठीक है, अब उन्होंने यहाँ पर शादी कर ली, इन्होंने मैरिज कर ली, अब उन्होंने वहां पर मैरिज रजिस्टर्ड भी करवा ली। अब वहां पर जो मैरिज सर्टिफिकेट है ना, वो एक रिलेशन बता रहा है उन दोनों पर्सन का, उन दोनों पर्सन का यहाँ पर हस्बैंड वाइफ का रिलेशन बता रहा है कि अब दोनों हस्बैंड वाइफ है। तो वो जो उनका मैरिज सर्टिफिकेट है वो एक रिलेशन बता रहा है, ठीक है। ये फैक्ट यहाँ पर जरूरी है, ठीक है, ये नेसेसरी फैक्ट है यहाँ पर, फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट से रिलेटेड, ठीक है, ये फैक्ट माना जाएगा यहाँ पर। अब दूसरा भी एग्जांपल ले लेते हैं। अब जैसे डाइवोर्स होता है, अब डाइवोर्स हो गया हस्बैंड वाइफ में, अब जो कोर्ट से डाइवोर्स हो जाता है तो वो जो डाइवोर्स होता है वहां पर वो भी एक रेलिवेंट फैक्ट माना जाएगा, वो नेसेसरी फैक्ट माना जाएगा, रेलिवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इशू से रिलेटेड, ठीक है। वहां पर हम
मतलब कि हमें दिख रहा है वहां पर कि जो पार्टी का रिलेशन है वो ऐसा है, अब दोनों में डाइवोर्स हो गया, पहले वो हस्बैंड वाइफ थे, ठीक है। तो अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो मैंने जितने भी आपको ये पॉइंट बताए हैं जो सेक्शन 7 में बताए गए हैं, ये एक रेलिवेंट फैक्ट माने जाएंगे। मेरे एग्जाम्पल से आपको क्लियर भी हुआ होगा। अब मैं आपको एक केस भी बता देता हूं जो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड से रिलेटेड ही है। केस का नाम है जौहर मोहम्मद कमद गुरविंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। ये केस था। इस केस में होता क्या है, एक जगह डकैती होती है। अब जहां पर वो डकैती होती है तो वो पर्सन वहां पर देख लेता है सभी पर्सन को, ठीक है। और जब टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड होती है तो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड में उस पर्सन को अपेयर कराया जाता है और वो वहां पर बोलता है पर्सन कि जो उसके सामने सभी अक्यूज्ड को ला दिया जाता है। टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड में सभी को देखता है वो वहां पर, और वो सभी पर्सन को बोल देता है कि ये सभी डकैत थे। वहां पर इन सभी पर्सन ने डकैती की थी, जितने भी पर्सन उसके सामने थे, 9, 10, 11, 12 जितने भी थे वहां पर। इस केस में मुझे आइडिया नहीं है कि कितने पर्सन थे, लेकिन वहां पर जो डकैती हुई थी उसमें जितने भी पर्सन इंक्लूड थे, वहां पर जितने भी टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड में जितने भी पर्सन वहां पर उसके सामने लाए गए थे, उन सभी को जो पर्सन वहां पर जो विटनेस है वहां पर एक विटनेस के तौर पर वहां पर लाया गया। उस विटनेस से क्या कहा वहां पर, यह कहा कि ये सभी वहां पर डकैती कर रहे थे। उसमें से एक भी पर्सन ऐसा नहीं था कि जिसने डकैती ना की हो। उस विटनेस से यह कहा कि ये सभी यहां पर डकैत थे। अब वो जो मजिस्ट्रेट था, मजिस्ट्रेट के सामने तो हो रही थी वो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया भी था कि टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड किसके सामने होती है, मजिस्ट्रेट के सामने। अब मजिस्ट्रेट वहां पर अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करता है। वो ये सोचता है कि वहां पर इतने सारे कैसे वो पहचान गया। अब एक आदमी सभी का चेहरा कैसे याद कर रख सकता है, ठीक है। वहां पर जुडिशियल माइंड अप्लाई किया और वहां पर उसकी टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड को वैल्यू नहीं रखी, वहां पर उसको रेलिवेंट फैक्ट नहीं माना। मतलब जो वहां पर उसने फैक्ट रखे थे विटनेस से, उस विटनेस से कहा टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड में कि ये सभी पर्सन वहां पर शामिल थे जिन्होंने डकैती की थी। तो वहां पर जुडिशियल माइंड अप्लाई करने के बाद मजिस्ट्रेट के थ्रू, तो वहां पर उनको आइडिया लगा कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये एक पर्सन इतने सारे पर्सन को फेस याद रखे, ठीक है। तो वहां पर जो मजिस्ट्रेट था, वहां पर मजिस्ट्रेट को काफी ज्यादा डाउट हुआ, ठीक है। तो वहां पर फिर क्या हुआ, उसकी जो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड थी उसके ऊपर ज्यादा जोर न देकर किसी अदर सर्कमस्टेंसेस देखे केस के, ठीक है। तो वहां पर टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड को नहीं माना गया उसकी, ठीक है। तो अब इस केस से आपको क्लियर हो गया होगा टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड होती क्या है, ठीक है, और कब इसको जज वहां पर एक्सेप्ट करेगी टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड को। अगर जरूरी लगता है तभी टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड करवाई जाती है, जब वहां पर देखा जाता है कोरोबरेट। वैसे तो जो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड होती है ये कोरोबरेट कर लेती है अगर जहां पर रेलिवेंट फैक्ट नहीं थे, लेकिन वहां पर कोरोबरेट किया जा सकता है टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड से, ठीक है। जो केस के सर्कमस्टेंसेस है उससे कोरोबरेट करके किया जा सकता है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा जो सेक्शन 7 है भारतीय साक्ष्य अधिनियम में, ये यहां पर क्या कह रहा है, जो कि एक्सप्लेन कर रहा है, इंट्रोड्यूस कर रहा है फैक्ट्स, जो फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट्स के से रिलेटेड ही है। तो अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और मेरी नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलिए जिसमें हम जानेंगे सेक्शन 8 को। ओके बाय।